जी सभी को नमस्कार। तो कल हमने पढ़ा था नवग्रहों और 12 राशियों के बारे में और 12 भावों के बारे में और ग्रहों की प्रकृति के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे पंचधा मैत्री के बारे में, कि वो कैसे बनती है नैसर्गिक और तत्कालिक मैत्री के द्वारा। तो चलिए देखते हैं। जी देखिए, ये है नैसर्गिक नैसर्गिक मैत्री। वह होती है जो प्राकृतिक होती है। ग्रह जो है प्राकृतिक रूप से एक दूसरे ग्रह के साथ मित्र स्वभाव रखते हैं या शत्रु स्वभाव रखते हैं या संबद्ध होते हैं। तो इसी के आधार पर ये नैसर्गिक मैत्री बनती है, जो कि स्वाभाविक रूप से होती है। और देखिए, जैसे कि ये नैसर्गिक ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री है। जैसे कि सूर्य है, सूर्य चंद्रमा को अपना मित्र मानता है और मंगल को शत्रु, बृहस्पति को। सूर्य जो है चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति को अपना मित्र ग्रह मानता है और बुध को सम मानता है, और शत्रु शुक्र, शनि, राहु और केतु को शत्रु मानता है। और वैसे ही चंद्रमा जो है सूर्य और बुध को मित्र मानता है, शनि, शुक्र, गुरु और मंगल को समभाव मानता है, और राहु और केतु को शत्रु मानता है। वैसे मंगल के दोनों छाया ग्रह हैं, मंगल के ऐसे कोई शत्रु नहीं है, केवल ये दो छाया ग्रह हैं, इन्हीं को अपना शत्रु मानता है, क्योंकि हम चंद्रमा को जो है ग्रहण लगाते हैं। और बात करें मंगल की, तो मंगल के सूर्य, चंद्रमा, गुरु और केतु, ये 4 ग्रह जो हैं इनके मित्र हैं, और शुक्र, शनि सम है, ना ये शत्रु हैं ना ही मित्र हैं। और बुध और राहु जो हैं इनके शत्रु ग्रह हैं। और बात करें बुध की, तो बुध का सूर्य और शुक्र 2 मित्र हैं, मंगल, गुरु, शनि, राहु और केतु, ये 5 ग्रह इनके समभाव हैं, और केवल चंद्रमा को ये शत्रु मानते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वो है, चंद्रमा जो है बुध को मित्र मानता है, लेकिन बुध जो है चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। और बात करें गुरु की, तो गुरु जो है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, ये गुरु के 3 ग्रह मित्र हैं, और शनि, राहु, केतु ये सम हैं, और बुध और शुक्र जो है गुरु के 2 शत्रु हैं। और उसी प्रकार शुक्र की बात करें, तो शुक्र के बुध, शनि, राहु और केतु, ये 4 ग्रह इनके मित्र हैं, और गुरु, मंगल इनसे समभाव रहते हैं, और सूर्य, चंद्रमा जो है शुक्र के 2 नैसर्गिक रूप से शत्रु हैं। बात करते हैं शनि की, तो शनि के बुध, शुक्र और राहु ये 3 ग्रह मित्र हैं, गुरु जो है वो समभाव है, और सूर्य, चंद्रमा, मंगल और केतु ये 4 ग्रह शनि के शत्रु हैं। और राहु शुक्र और शनि को मित्र मानता है, बुध और गुरु को समभाव मानता है, और सूर्य, मंगल, चंद्र और केतु ये 4 ग्रह जो है राहु के शत्रु ग्रह हैं। उसके बाद बात करते हैं केतु की, तो केतु के मंगल और शुक्र 2 ग्रह मित्र हैं, बुध और गुरु ये दोनों सम हैं, और शनि, राहु, सूर्य और चंद्र ये 4 ग्रह जो हैं इनके शत्रु हैं। तो इस प्रकार से जो नैसर्गिक इनकी मित्रता है और शत्रुता है, ये जो है प्राकृतिक रूप से है, इनके स्वभाव के कारण है। ये अपने स्वभाव के कारण एक दूसरे को मित्र और शत्रु मानते हैं। इनके संबंध इस प्रकार के। और बात करते हैं इसके बाद जो है वो तत्कालिक मैत्री आती है। ये जो है कुंडली के आधार पर बनती है। जैसे कि कोई भी कुंडली है, जैसे कि मान लीजिए ये कुंडली बनी हुई है, तो इसमें अगर जैसे घटित करना है कि तत्कालिक मैत्री, जैसे सूर्य की ले लीजिए कि सूर्य का कौन मित्र है, कौन तत्कालिक रूप से शत्रु है। तो देखिए, जैसे कि सूर्य 7वें भाव में बैठे हैं, कर्क राशि, और सूर्य का मित्र जो है वो नैसर्गिक मैत्री में बुध ग्रह है। सूर्य जो है गुरु को अपना जो है मित्र मानते हैं,
तो यहाँ पे गुरु जो क्या है कि गुरु सूर्य से द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। और तत्कालिक रूप से क्या होता है कि जो ग्रह जहां पे भी बैठा हो उसके दूसरे, तीसरे, चौथे इन भावों में जो ग्रह होते हैं वो उसके तत्कालिक रूप से मित्र होते हैं। और जैसे पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नववें इन भावों में जो ग्रह बैठे होते हैं वो तत्कालिक रूप से उनके शत्रु होते हैं। और जैसे आगे 10वां, 11वां और 12वां ये सूर्य के मित्र हैं। तो आप अगर सरलता के साथ समझना हो तो इसके लिए जैसे कि सूर्य जहां पे बैठा होगा, कोई भी ग्रह जहां पे बैठा होगा उस स्थान से उस दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में जो ग्रह होगा वो उसका मित्र होगा। और वैसे ही उल्टे 12वें और 10वें भाव में जो ग्रह होगा वो उसका तात्कालिक रूप से मित्र होगा। तो सूर्य के 3 घर आगे तक और 3 घर पीछे तक जो भी ग्रह होंगे वो उसके तत्कालिक रूप से मित्र होंगे किसी भी ग्रह के। तो इसीलिए बात यहाँ पे सूर्य की करें तो सूर्य का यहाँ पे गुरु जो है वो नैसर्गिक रूप से मित्र है और तत्कालिक रूप से भी ये दूसरे स्थान में है, तो तत्कालिक रूप से भी गुरु सूर्य का मित्र हुआ। तो इसीलिए यह पंचधा मैत्री में अधिमित्र हो जाता है, अति मित्र हो जाता है। और इसी प्रकार से शत्रु का भी रहता है। जैसे कि मान लीजिए सूर्य का जो है शुक्र शत्रु है और यहाँ पे नैसर्गिक रूप से सूर्य का शुक्र जो है वो शत्रु है, लेकिन तात्कालिक रूप से यहाँ पे मित्र हो जाता है। यहाँ पे सूर्य के दूसरे स्थान में शुक्र है तो यहाँ पे तात्कालिक रूप से यह इसका मित्र हो गया। तो इसके प्रभाव में अंतर आ जाता है और मित्र और शत्रु जो है वो समभाव बन जाता है। तो अगर कुंडली में विचार करना हो तो फिर इसमें जो होगा कुंडली में सूर्य और शुक्र की शत्रुता नहीं मानी जाएगी, यह समभाव माने जाएंगे। तो इसी प्रकार अन्य ग्रहों का भी रहता है, इसी प्रकार अन्य ग्रहों का भी रहता है। जैसे कि आप शनि को लेके मान लीजिए, जैसे सूर्य है, सूर्य से पहले, दूसरे, तीसरे और तात्कालिक रूप से चौथे भाव में शनि के होने से यह सूर्य का तात्कालिक रूप से शत्रु हुआ। और नैसर्गिक रूप से भी शनि जो है सूर्य का शत्रु है। तो यहाँ पे दोनों तरह से जो है नैसर्गिक और तात्कालिक रूप से सूर्य का शनि शत्रु हुआ। तो इस कारण जो है दोनों, और इसमें पंचधा मैत्री में जब हम जाएंगे और देखेंगे तो शनि जो है सूर्य का तात्कालिक रूप से भी शत्रु है और नैसर्गिक रूप से भी शत्रु है, तो यह अति शत्रु हो जाता है। तो इसका प्रभाव जो रहेगा वो नेगेटिव रहता है। और इस प्रकार से ही अन्य ग्रहों की भी नैसर्गिक और तात्कालिक मैत्री को मिला करके फल निकाला जाता है और ये कुंडली में बहुत अहमियत रखता है। इसकी आवश्यकता हर जगह पड़ती है अगर कुंडली का सटीक जो है विश्लेषण करना हो तो उसके लिए। और ये है तालिका, देखिए तात्कालिक मित्र की है जो कुंडली बनी है और ये जो है, और इसके द्वारा जो है पंचधा मैत्री का निर्माण होता है। और पंचधा मैत्री का जब निर्माण होता है तो इस तरह से रहता है, जैसे कि नैसर्गिक रूप से जो ग्रह मित्र होता है और तात्कालिक रूप से जो ग्रह मित्र होता है वो अति मित्र हो जाता है पंचधा मैत्री। और जो ग्रह मित्र होता है और शत्रु होता है उन ग्रहों का मेल करके वो सम हो जाता है। और वैसे ही जैसे कि एक ग्रह, जैसे कि शनि वहां पे शत्रु था नैसर्गिक रूप से और तात्कालिक रूप से भी शत्रु हुआ, तो यहाँ पे ये जो है अति शत्रु बन जाता है। जैसे शत्रु शत्रु अति शत्रु, और शत्रु मित्र जो है वो समभाव बन जाता है। तो इस प्रकार जो है पंचधा मैत्री का निर्माण किया जाता है और कुंडली के विश्लेषण में इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। आगे बात करते हैं ग्रहों के कारकत्व की। ग्रह कैसे कारकत्व रखते हैं अपना। सूर्य से जो है आत्मा का विचार किया जाता है। सूर्य आत्म तत्व है, आत्म बल है। आत्म बल जब मजबूत होता है तो यदि
कुछ हद तक मन कमजोर भी हो, आत्मबल जब मजबूत होता है तो आदमी काफी कुछ कर जाता है। तो इसीलिए सूर्य जो है आत्मा का कारक है और सूर्य का प्रबल होना कुंडली में बहुत ही आवश्यक माना जाता है। एक कुंडली में यदि सूर्य 35 या 40% जो है वो सूर्य का रोल रहता है। अगर सूर्य कमजोर हो तो आपकी कुंडली जो है, एक सूर्य के कमजोर होने से 40% कुंडली जो है वैसे ही वीक पड़ जाती है। और जो चंद्रमा है वो मन का कारक है, और मन के बिना आदमी नहीं चल सकता, और मन यदि कमजोर हो तब भी दिक्कत आती है। और उसके बाद है मंगल। मंगल बल है, पराक्रम है, साहस है। तो मंगल जो है बल का कारक माना जाता है। और आगे बुध। बुध जो है वाणी का कारक है। इनका जो कारकत्व है, मूल रूप से जो कारक है बुध जो है वो वाणी का है। अगर बुध मजबूत होता है तो जातक की वाणी प्रबल होती है, वो अपनी वाणी के बल पर दूसरे को अपने काम निकाल लेता है। और बात करते हैं गुरु की। गुरु है ज्ञान, ज्ञान बुद्धि, और गुरु से एजुकेशन का विचार किया जाता है। गुरु जो है वो ज्ञान है, ज्ञान किसी भी प्रकार का हो तो गुरु से ज्ञान का विचार किया जाता है। और आगे है शुक्र। शुक्र काम वासना, शुक्र जो है भोग है, शुक्र भोग है। शुक्र जो है भौतिक सुखों का कारक है। इसे भौतिक सुख जैसे कि लग्जरियस लाइफ का कारक है, और जैसे सुख सुविधाओं का कारक है, उसी को ही भोग कहा गया। तो शुक्र से ये चीजें देखी जाती हैं। और जो शनि है वो दुख का कारक है। शनि वृद्धावस्था का कारक है, इसीलिए इनको दुख का कारक भी माना जाता है। और शनि से दुख संकटों का विचार किया जाता है, इसीलिए शनि दुख का कारक है। और आगे जो है वो ग्रहों के रंग। सूर्य जो है वो नारंगी, और चंद्रमा क्रीम कलर, जैसे कि मोती जो है वो क्रीम कलर का होता है, तो इसलिए इस तरह से चंद्रमा से विचार किया जाता है। और मंगल लाल, जैसे इनका रत्न मूंगा है, या इनके लिए लाल चीजें धारण करनी पड़ती है, ब्लड का कारक है। इस तरह से मंगल जो है लाल चीजों का प्रतिनिधित्व करता है। और बात करते हैं बुध की। तो बुध जो है हरे रंग, जैसे हरा हरियाली का प्रतीक है। और गुरु जो है, गुरु का पीला रंग है, पीली चीजों का विचार गुरु से किया जाता है। और शुक्र, शुक्र से सफेद चीजों का विचार किया जाता है। और वैसे ही शनि से काला रंग या नीला रंग, जैसे नीलम होता है, इस तरह से, या काली चीजों का, काला वस्त्र, इस तरह से शनि से काली चीजों का विचार किया जाता है। और ये हैं ग्रहों के गुण। सात्विक। सूर्य जो है वो सात्विक ग्रह है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा को देवों की श्रेणी में रखा गया है, सूर्य देव चंद्र देव, इसीलिए दोनों जो है वो सात्विक ग्रह माने गए। और गुरु जो है वो देवताओं के गुरु हैं, इसीलिए गुरु बृहस्पति को भी सात्विक ग्रह माना गया। और आगे राजसिक। बुध जो है वो कुमार है, राजकुमार है। बुध बालक है, राजकुमार है, तो इसीलिए बुध को राजसिक ग्रह माना गया। शुक्र ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का कारक है, भौतिक सुखों का कारक है, इसीलिए शुक्र को भी जो है वो राजसी ग्रह माना गया। और तामसिक ग्रह। मंगल क्रोध का सूचक है, और शनि जो है रोग पीड़ा का सूचक है, तो इसीलिए ये दोनों जो है तामसिक ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। तो ये ग्रहों के जो है इस तरह से इनका सात्विक, राजसी और तामसिक जो है इनके गुण हैं। और बात करते हैं ग्रहों के रत्नों की। सूर्य से माणिक्य का विचार किया जाता है। माणिक्य रत्न जो है वो सूर्य के लिए होता है, और चंद्रमा के लिए मोती, उसी प्रकार मंगल के लिए मूंगा धारण किया जाता है, और बुध के लिए पन्ना, और गुरु के लिए पुखराज रत्न धारण किया जाता है। और इसके लिए सुनहला उपरत्न विधान करते हैं। और जैसे कि शुक्र है, शुक्र के लिए हीरा, जरकन,
आदि रत्नों को धारण किया जाता है। शनि के लिए नीलम या इनका उपरत्न जैसे नीली है तो ये धारण किया जाता है। और राहु के लिए गोमेद रत्न को धारण किया जाता है। और केतु का रत्न है लसुनिया। तो इस प्रकार ये नवग्रहों के रत्न हैं। तो इनको धारण करने से ग्रहों के खराब प्रभाव से शांति मिलती है और वह अच्छा प्रभाव देने लगते हैं। उसी प्रकार से ग्रहों की धातुएं भी हैं कि कौन सा ग्रह किस धातु का प्रतिनिधित्व करता है। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पे सूर्य होना चाहिए था। सूर्य जो है से तांबा का विचार किया जाता है। जो तांबा धातु है वो सूर्य के लिए तांबा धातु का विचार किया जाता है। और चंद्रमा शुक्र जो है इनकी धातु चांदी है। तो जब भी इनका स्टोन धारण करते हैं तो चांदी की अंगूठी में धारण करते हैं जिससे इनका और अच्छा प्रभाव मिले। तो यही है, जैसे सूर्य के लिए सोने का भी वो करते हैं, तांबे में करें तो और अच्छा रहेगा। जैसे बुध है, बुध के लिए कांस्य धातु का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो बुध के लिए सोने का प्रयोग भी कर सकते हैं। और जो गुरु है, गुरु के लिए की धातु है सोना। और शनि की धातु है लोहा। तो इसीलिए लोहे से संबंधित चीजों का विचार भी शनि से किया जाता है। और राहु और केतु के लिए धातु है सीसा। सीसा का विचार जो है राहु और केतु के लिए किया जाता है। इनकी धातुएं मानी जाती है। और ग्रहों की जो है वो अन्य विशेषता है। जैसे प्रकाश ग्रह सूर्य और चंद्रमा जो है स्वप्रकाशित है। और अन्य ग्रह जो हैं वो उनकी सूर्य की रोशनी से चमकते हैं। और जो शुभ ग्रह हैं, बात करते हैं शुभ ग्रहों की। शुभ ग्रह में सबसे ज्यादा शुभ ग्रह जो है वो बृहस्पति गुरु को माना जाता है। गुरु जो है कुंडली का नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है। ये हमेशा शुभ रहता है। और उनसे कम, वैसे दोनों गुरु और शुक्र जो है नैसर्गिक रूप से शुभ है। ये हमेशा सदैव शुभ रहते हैं। और वैसे ही जैसे राहु शनि जो है नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह है। और जैसे कि बृहस्पति सबसे ज्यादा शुभ है और उसके पश्चात आते हैं शुक्र ग्रह। इनको भी शुभ ग्रह मान की श्रेणी में रखा गया है। और चंद्रमा के लिए कंडीशन है, जैसे कि चंद्रमा जो है जब भी पक्षवली होता है तो ये शुभ होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि चंद्रमा पूर्णमासी जो रहती है, पूर्णिमा जब होती है तो उसके 5 दिन पहले और 5 दिन बाद चंद्रमा जो है शुभ माना जाता है। और अमावस्या के 5 दिन पहले और 5 दिन बाद ये बिल्कुल शून्य होता है, पक्षहीन होता है। और बाकी दिनों में ये संभाव रहता है, न शुभ होता है न शुभ होता है। आप शुभ मान सकते हैं। केवल अमावस्या के 5 दिन पहले और 5 दिन बाद चंद्रमा जो है अशुभ रहता है हर महीने। तो चंद्रमा पे कंडीशन रहती है कि ये जब भी अमावस्या के आसपास रहेगा तो अशुभ होगा और बाकी दिनों में शुभ रहता है। और बुध ग्रह ये भी सशर्त है। बुध ग्रह का ऐसा रहता है कि बुध जब भी किसी शुभ ग्रह के साथ होगा तो ये शुभ फल प्रदान करेगा और अशुभ ग्रह के साथ जो है अशुभ फल प्रदान करता है। और जैसे मान लीजिए कि यदि बुध कुंडली में राहु के साथ बैठ जाए या शनि के साथ बैठ जाए तो बुध का फल जो होगा वो राहु और जो है शनि के वत ही होगा, उनकी तरह ही फल करेंगे। यदि बुध शुक्र या गुरु के साथ बैठ जाए तो यह शुभ फल प्रदान करते हैं। बुध ग्रह को जो है बालक का रूप माना गया। बालक जो होता है, जब भी बालक का कोई एक स्थिर स्वभाव नहीं होता, वह अच्छे के साथ अच्छा, उसको अच्छा वो मिल जाए तो अच्छा हो जाता है। अगर किसी बुरे की संगति में चला जाए तो बुरा हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पे भी है
कि बुध यदि शुभ ग्रह के साथ होगा तो शुभ फल प्रदान करेगा, यदि किसी पाप ग्रह के साथ चला जाए तो यह पाप फल प्रदान करता है। और वैसे ही अशुभ ग्रहों की श्रेणी में जब बात करें तो सबसे ज्यादा सूर्य को जो है सबसे कम अशुभ माना जाता है, क्योंकि सूर्य को वैसे इनको पाप ग्रह माना जाता है, अशुभ ग्रह माना, सूर्य जो है इनको क्रूर ग्रह माना जाता है, इनको अशुभ ग्रह नहीं माना जाता, क्योंकि सूर्य जो है वो राजसी ग्रह है, राजा है। इसीलिए सूर्य में जो है वो अग्नि तत्व ग्रह है, तो इनको क्रूर ग्रह माना जाता है। और क्रूरता कहीं ना कहीं अशुभता का भी कारण बन जाती है कई बार, तो इसीलिए इनको भी अशुभ ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन ये सबसे कम अशुभ होते हैं, और इनसे कम जो है वो है मंगल। और मंगल से सबसे, अगर अशुभ ग्रह की बात करें तो सबसे कम अशुभ होते हैं सूर्य, और उसके बाद थोड़े ज्यादा अशुभ होते हैं मंगल, और उससे अधिक अशुभ होते हैं शनि, और शनि से अधिक अशुभ होते हैं राहु और केतु। तो इस प्रकार इनका जो है, जैसे सबसे कम अशुभ सूर्य, उससे अधिक शनि, उससे अधिक मंगल, उससे अधिक शनि और उससे अधिक राहु, तो इनका क्रम है। और इसके बाद बात करते हैं राशि चक्र में ग्रहों की दैनिक औसत गति की, कि प्रत्येक ग्रह जो है प्रत्येक दिन में कितना चलता है, कितना जो सौर मंडल है और भर चक्र है जिसमें ग्रहों की जो कक्षाएं हैं उनमें प्रतिदिन जो है ग्रह कितने चलते हैं। तो जो सूर्य है वो एक दिन में 1 डिग्री चलता है, और चंद्रमा जो है एक दिन में 12 कला चलता है। चंद्रमा की स्पीड जो है बहुत ज्यादा है, तो चंद्रमा एक दिन में जो है 12 डिग्री चलता है, और मंगल जो है एक दिन में 42 कला चलता है, और बुध एक दिन में 75 जो है कला चलता है, और गुरु एक दिन में, गुरु जो है काफी धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, तो गुरु एक दिन में 5 कला चलता है, और शुक्र जो है एक दिन में ये भी 75 कला चलता है शुक्र जो है, और शनि एक दिन में 2 कला चलता है, और राहु और केतु एक दिन में 3 कला चलते हैं। तो इसमें चंद्रमा जो है एक दिन में सबसे अधिक गति से चलते हैं, और ये 12 डिग्री जो है एक दिन में पार कर लेते हैं, और लगभग 2.25 दिन में एक राशि का भोग कर लेते हैं, और 12 राशियों का भोग एक महीने में पूरा कर लेते हैं। और वहीं पे सूर्य जो है एक दिन में 1 डिग्री चलते हैं, और 30 दिन में 30 डिग्री, अर्थात एक राशि को पूरा करने में सूर्य 30 दिन लेते हैं, और वहीं पे चंद्रमा 12 राशियों को 30 दिन में पूरा कर लेते हैं। और मंगल की बात करें तो यह एक दिन में 42 कला चलते हैं, और एक महीने या 1.5 महीने में एक राशि का भोग करते हैं। और बात करें बुध की, तो बुध जो है एक दिन में 75 कला और लगभग 1 महीने में ही एक राशि का भोग पूरा करते हैं। और गुरु एक दिन में 5 कला चलते हैं, और एक राशि का भोग गुरु जो है वो 1 साल में पूरा करते हैं। अब बात करें शुक्र की, तो शुक्र जो है 75 कला चलते हैं एक दिन में, और लगभग 1 महीने में ही ये भी एक राशि का भोग पूरा करते हैं। और शनि जो है एक दिन में 2 कला चलता है, बहुत ही धीमी गति से, और एक राशि का भोग करने में 2.5 साल लगा देते हैं। और इस प्रकार से 12 राशियों का भोग, एक सूर्य का एक पूरा चक्कर जो है, सौर मंडल का एक पूरा चक्कर लगाने में शनि जो है 30 साल की अवधि लेते हैं।
और राहु और केतु एक दिन में 3 डिग्री 3 कला चलते हैं और एक राशि का भोग या 1.5 साल में पूरा करते हैं और 12 राशियों का भोग 18 सालों में पूरा करते हैं। तो ये थी इनकी गति की, ग्रह जो है किस गति से चलते हैं। और ये हैं ग्रहों के लिंग कि कौन सा ग्रह किस लिंग का है। तो जैसे कि पहले पुरुष ग्रहों की बात करते हैं तो सूर्य जो है वो पुरुष ग्रह है और मंगल और बृहस्पति ये 3 ग्रह जो है वो पुरुष ग्रहों की श्रेणी में आते हैं और 2 ग्रह जो है वो स्त्री कारक ग्रह है, शुक्र और चंद्रमा। और 2 ग्रह नपुंसक ग्रह हैं, बुध और शनि। इन चीजों की आवश्यकता अधिकतर जैसे कि संतान का विचार करना हो तो उस समय पड़ती है, जैसे कि पंचम भाव या जैसे कि संतान भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि है। यदि पुरुष ग्रहों की दृष्टि है तो पुत्र का विचार किया जा सकता है और स्त्री ग्रहों की दृष्टि है तो बेटी का विचार किया जा सकता है, या नपुंसक ग्रहों की तो उसमें बाधा आ सकती है, या किस तरह से किन ग्रहों की दृष्टि है वो क्या प्रभाव दे रहे हैं उस तरह से इसमें विचार किया जाता है। और बात करते हैं ग्रहों की जातियों की। इनको जातियों में भी विभाजित किया गया है, जैसे कि देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य। तो इन दोनों ग्रहों को जो है ब्राह्मण ग्रह माना गया क्योंकि ये दोनों ग्रह जो है वो गुरु की श्रेणी में आते हैं। और 2 ग्रह क्षत्रिय हैं, जैसे कि सूर्य जो है वो राजा है और मंगल जो है वो सेनापति। तो इन दोनों ग्रहों को जो है वो क्षत्रिय की श्रेणी में रखा गया। और आगे 2 ग्रह जो हैं जैसे कि बुध और चंद्रमा, ये दोनों ग्रह वैश्य ग्रह मानेंगे क्योंकि बुध जो है वो बिजनेस का मूल कारक है, व्यापार का कारक है और चंद्रमा से भी इसी चीज का विचार किया जाता है। तो दोनों ग्रहों को जो है व्यापारिक ग्रह हैं, इसीलिए इनको वैश्य ग्रह की श्रेणी दे दी गई। और शनि को शूद्र ग्रह माना गया क्योंकि शनि जो है मजदूर वर्ग या नौकर की श्रेणी का विचार किया जाता है शनि से, तो इसीलिए शनि को जो है वो शूद्र ग्रह की श्रेणी में रखा गया। तो ये ग्रहों की जो है वो जातियां हैं कि किस तरह से इनको जातियों में विभाजित किया गया। अब बात करते हैं ग्रहों के तत्वों की कि ग्रह कौन सा ग्रह किस तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए ये है बुध ग्रह जो है वो पृथ्वी तत्व का है। बुध ग्रह जो है वो पृथ्वी तत्व का है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, वनस्पति का कारक है, इसीलिए इनको जो है पृथ्वी तत्व ग्रह माना गया। और बात करें चंद्रमा और शुक्र की, ये 2 ग्रह जो हैं वो जल तत्व के हैं। चंद्रमा से जल का विचार किया जाता है, शुक्र से भी जल संबंधी चीजों को देखा जाता है। तो ये दोनों जो है वो जल तत्व के ग्रह हैं, चंद्रमा और शुक्र। अग्नि तत्व के ग्रह सूर्य और मंगल, इन दोनों में एक क्षत्रिय ग्रह है, इनमें तेज अधिक है और इनको अग्नि तत्व है, इनमें क्रोध के सूचक हैं। दोनों ग्रह जो है एक राजा और एक सेनापति है। तो सूर्य जो है अग्नि तत्व ग्रह है, मंगल अग्नि तत्व ग्रह है, इसीलिए इनको अग्नि तत्व का ग्रह माना जाता है। शनि वायु तत्व का ग्रह, शनि वायु तत्व का ग्रह क्योंकि रोग का कारक होता है और शनि वायु तत्व है, वायु संबंधी विचारों वायु संबंधी चीजों का विचार भी शनि से किया जाता है। तो ये वायु तत्व ग्रह है और स्थान परिवर्तन या ऐसी चीजों का, क्योंकि वायु तत्व ग्रह है तो इन चीजों का विचार भी शनि से किया जाता है। और गुरु को आकाश तत्व दिया गया क्योंकि गुरु सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और गुरु एक विशाल ग्रह है। गुरु ज्ञान का कारक है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, ज्ञान बहुत बड़ा है ज्ञान। और उसी प्रकार से ये आकाश तत्व है, आकाश तत्व का ग्रह माना गया, विशाल ग्रह है इसीलिए इनको आकाश तत्व का ग्रह माना जाता है। ग्रहों के शारीरिक घटक
ग्रह जो है शरीर में किन चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जो सूर्य है उनसे हड्डियों का विचार किया जाता है। सूर्य के कमजोर होने से हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम आती है। और चंद्रमा पानी का ग्रह, चंद्रमा जो है, चंद्रमा से पानी का विचार किया जाता है, जल का विचार। और इसके बाद है मंगल। मंगल ब्लड का कारक है, खून का कारक, क्योंकि मंगल को अग्नि तत्व का ग्रह और दुर्घटना आदि का कारक भी माना जाता है। तो खून अगर अच्छा होगा तो इसमें, और खून से संबंधित प्रॉब्लम जो रहती है वो भी अगर मंगल के खराब होने पर ऐसी चीजें हो जाती हैं। और आगे बात करते हैं, जैसे बुध है, बुध त्वचा का कारक है, स्किन का कारक है। जो भी स्किन से संबंधित प्रॉब्लम होती है तो बुध के कमजोर होने पर, पापक्रांत होने पर या पाप स्थिति में होने पर ही देखी जाती है, या रोग स्थान से इनका संबंध हो जाए तो त्वचा संबंधी प्रॉब्लम जो है वो देखी जाती है। और बात करते हैं गुरु की। गुरु जो है वसा का कारक है। गुरु से जब भी गुरु की दशा चलती है या गुरु रोग भाव से संबंध कर ले तो उस टाइम पे मोटापा आदि की समस्या हो सकती है। तो गुरु जो है वो वसा का कारक माना जाता है। और शुक्र जो है वो स्पर्म का कारक है। और शनि से ज्वाइंट को देखा जाता है, जोड़ों को देखा जाता है। जब भी ज्वाइंट से संबंधित समस्या होती है या नसों का भी कारक माना जाता है, या नसों में कोई प्रॉब्लम हो तो ये शनि के कारण ही देखी जाती है और शनि के कारण ही होती है। आगे बात करते हैं ग्रहों के दोषों की। तीन दोष जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, वात, पित्त और कफ, ये तीन प्रकार के दोष। तो इसमें जो पित्त दोष है वो सूर्य और मंगल से देखा जाता है, और जो वात दोष है वो शनि से देखा जाता है। जो वात दोष है वो शनि से देखा जाता है। और आगे जैसे गुरु है, चंद्रमा है और शुक्र है, इन तीन ग्रहों से जो है कफ दोष का विचार किया जाता है। और बुध जो है त्रिदोषों का, उनसे जो है इन तीनों दोषों का विचार किया जाता है, बुध। और आगे बात करते हैं ग्रहों की अवस्थाएं। ग्रहों की जो अवस्थाएं हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। पहली अवस्था होती है दीप्तादि अवस्था। जो दीप्तादि अवस्था है वो 9 प्रकार की होती है। और दूसरी अवस्था मानी जाती है बालादि अवस्था। और तीसरी अवस्था है इनकी जागृत आदि अवस्था, कि ग्रह कब जागृत होते हैं, कब अस्त होते, कब सुषुप्त होते हैं। तो देखिए, पहले बात करते हैं दीप्तादि अवस्थाओं की। देखिए, ये अवस्था जो है वो 9 प्रकार की होती है। और इसमें क्या रहता है कि देखिए, जो पहले जो ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है वह दीप्त माना जाता है। दीप्त वो जो है प्रबल होता है। जो अपनी उच्च राशि में ग्रह होता है उसको दीप्त माना जाता है, प्रज्वलित माना जाता है। वह जो ग्रह होता है वो प्रबल अवस्था में होता है। बात करते हैं स्वराशि की। जो ग्रह स्वराशि में होता है उसे स्वस्थ अवस्था में माना जाता है। जो स्वस्थ अवस्था में ग्रह होता है वो भी शुभ फल प्रदान करता है। और जब ग्रह जो है अपने अति मित्र के घर में होते हैं, जो हमने नैसर्गिक और तत्कालिक मित्रता में देखा था कि ग्रह जो है कैसे अति मित्र हो जाते हैं। तो जब ग्रह जो है अपने अति मित्र के घर में होता है तो मुदित अवस्था में होता है। और मुदित अवस्था जो है ये भी शुभ फल ही प्रदान करती है। और उसके पश्चात बात करते हैं, जैसे कि ग्रह जो है यदि किसी मित्र के घर में हो तो शांत होता है। शांत ग्रह भी शुभ फल प्रदान करता है।
और सम यदि कोई ग्रह ना अपने मित्र के घर में हो ना अपने शत्रु के घर में हो, जो ग्रह उसका सम है उसके घर में हो, जिससे वो ना मित्र भाव रखता है ना शत्रु भाव रखता है, यदि उसके भाव में हो तो उसकी राशि में हो तो एक ग्रह जो है वो दीन होता है, ये भी खराब फल नहीं करता है। और शत्रु, जब ग्रह जो है अपनी शत्रु राशि में होता है, किसी शत्रु ग्रह की राशि में बैठ जाता है तो दुखी अवस्था में होता है। और एक बात आप उदाहरण से समझिए, जैसे कि मान लीजिए जब हम किसी अपने मित्र के घर में, यदि हमें मान लीजिए हमें किसी अपने मित्र के घर में रहना पड़े, तो हम कैसे होंगे? हम उस टाइम पे खुश होंगे, अच्छा लगेगा हमें, क्योंकि मित्र के घर में है। और यदि हमें मजबूरी, बस एक बात मान लीजिए कि हमें किसी शत्रु के घर में रहना पड़े, मजबूरी है, रहना ही पड़ेगा, तो हम किस तरह से फील करेंगे वहां पे? तो हम वहां पे कमजोर पड़ जाएंगे। तो वही जो है इन ग्रहों के साथ भी रहता है, जब यह शत्रु के घर में होते हैं तो दुखी अवस्था में, अपने को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही है, तो वो चीज यहाँ पे है। और जब मित्र के घर में होते हैं तो खुश होते हैं, शांत होते हैं, ये सुफल प्रदान करते हैं। और जैसे शत्रु भाव में आए तो ये दुखी हो गए, तो वो चीज है यहाँ पे। और बाकी जैसे पाप ग्रह के साथ हो तब भी ये विकल अवस्था में होते हैं, इस समय भी यह अशुभ फल प्रदान करते हैं। और अति शत्रु, अगर अति शत्रु में होंगे तब ये खल अवस्था में होंगे, यहाँ भी इनका फल जो है अशुभ होता है। और जब ग्रह जो है सूर्य से अस्त हो जाता है, जब भी कोई ग्रह सूर्य के सानिध्य में जाता है या उसके लगभग 15 डिग्री के पास रहता है सूर्य के, तो ग्रह अस्त हो जाता है। तो उस अवस्था में ग्रह जो है वो कोपी अवस्था में होता है और अपना फल, संपूर्ण फल करने में असमर्थ होता है। इसमें ग्रह जो अपना पूरा फल नहीं कर पाता। तो ये इनकी दीप्तादि अवस्थाएं हैं, इनको जानना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि फलादेश के लिए इनका जरूरत बहुत अधिक पड़ती है। आगे बात करते हैं बालादि अवस्थाएं। जो बालादि अवस्थाएं हैं ग्रहों की, ये 5 प्रकार की मानी गई है। ग्रहों की बालादि अवस्थाएं जो हैं वो 5 प्रकार की मानी गई है। कैसे? एक ग्रह जो है, एक राशि जो है वो 30 डिग्री की होती है, एक राशि 30 डिग्री की होती है। और जब भी कोई ग्रह उसमें जाता है तो जब वह ग्रह जो है, जब ग्रह, अगर ग्रह विषम राशि में है, यदि ग्रह जो है विषम राशि में है, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, यदि इन राशियों में है तो ग्रह जो है 0 से लेकर के 6 डिग्री तक बाल अवस्था में माना जाता है, और 6 डिग्री से लेकर के 12 डिग्री तक कुमार अवस्था में माना जाता है। देखिए, जो 0 से लेकर 6 डिग्री तक ग्रह होता है वो बाल अवस्था में होता है, और ये ग्रह जो है अपना बहुत अच्छा फल नहीं कर पाता है। और उसके बाद जो है 6 डिग्री से लेकर के 12 डिग्री तक जो है वो ग्रह जो है वो कुमार अवस्था में होता है। जो ग्रह कुमार अवस्था में होता है उसका फल लगभग ठीक होता है, बहुत ज्यादा शुभ नहीं, बहुत प्रबल नहीं होता, लेकिन बहुत खराब भी नहीं होता, लगभग मीडियम फल करता है। और जब कोई ग्रह जो है 12 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री के बीच में होता है तो ग्रह का जो होता है वो संपूर्ण फल होता है, वो युवावस्था में होता है। तो ग्रह जो है अपना संपूर्ण फल करने में समर्थ होता है, वो अपना पूरा फल कर सकता है।
और बाकी उसकी स्थिति पर निर्भर करेगा कि वो किस स्थिति में है, शुभ है अशुभ है। लेकिन वह प्रबल होता है 12 से लेकर के 18 डिग्री के बीच। और जो ग्रह 18 डिग्री से लेकर के 24 डिग्री के बीच में होता है वो अपनी वृद्धावस्था का ग्रह होता है। और वृद्धावस्था का ग्रह जो है बहुत अधिक अच्छा फल नहीं कर पाता, लेकिन खराब भी नहीं होता है। बहुत शुभ करने में असमर्थ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फल नहीं कर पाता, उसका फल भी कुछ हद तक रहता है। और उसके बाद जो है ग्रह जो है मृत अवस्था होती है ग्रह की। जो 24 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक ग्रह होता है वो अपनी मृत अवस्था में होता है। जब कोई ग्रह अपनी मृत अवस्था में होता है तो उसका फल शून्य होता है, वह अपना फल कर पाने में असमर्थ होता है। और इस तरह से ये ग्रहों की बालादी अवस्थाएं हैं। और ये जो है, और समराशि में जैसे कि ये तो विषम राशि की बात हुई, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 इन राशियों की बात है। और बात करें समराशि की, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 इन राशियों में जो है जब ग्रह 0 से लेकर के 6 डिग्री तक होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा। वो बाल अवस्था में नहीं होगा, वो जो है वो वृद्धावस्था होगी उसकी। सम राशि में जब भी ग्रह 0 से लेकर के 6 डिग्री तक होगा तो वह मृत अवस्था में होगा। पहले मृत अवस्था में होगा, 0 से लेकर के 6 डिग्री तक जो ग्रह है वो मृत अवस्था में होगा और उसका फल जो है वो शून्य होगा। और 6 से लेकर के 12 डिग्री तक सम राशि में जो ग्रह होगा वो वृद्धावस्था का होगा। और वृद्धावस्था का ग्रह जो है कुछ हद तक फल करने में समर्थ होता है। और उसके पश्चात 12 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री तक सम राशि में जो है ग्रह वो युवावस्था का होगा। तो आप सीधे तौर पर ये मान लीजिए कि सम राशि हो या विषम राशि हो, जो भी ग्रह जो है 12 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री तक होगा वो युवावस्था में होगा और ग्रह जो है वो प्रबल होगा, सबसे अधिक प्रबल होगा। और अब बात करते हैं जैसे 18 डिग्री से लेकर के 24 डिग्री तक जो ग्रह होगा सम राशि में वो कुमार अवस्था में होगा। तो ये ग्रह भी जो है अपना लगभग आधा फल कर पाने में समर्थ होता है। और उसके पश्चात बात करेंगे जैसे कि 24 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक। जब भी कोई ग्रह 24 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के मध्य होगा तो वह बाल अवस्था में होगा सम राशि में। और ये ग्रह जो है अपना 1/4 कुछ फल कर पाने में समर्थ होगा, बहुत अधिक फल कर पाने में समर्थ नहीं होगा। तो ये ग्रहों की जो है वो बालादि अवस्थाएं हैं। इस प्रकार ग्रह किस प्रकार अपना फल कर पाते हैं और कितने डिग्री तक प्रबल होते हैं, कितने डिग्री पर कमजोर होते हैं, ये बालादि अवस्थाएं थी ग्रहों की। ये देखिए बालादि अवस्थाएं वही है, जैसे विषम राशि में 0 से 6 डिग्री तक ग्रह जो है बालावस्था में, 6 से 12 कुमार अवस्था में और 12 से 18 युवावस्था में और 18 से 24 वृद्धावस्था में और 24 से 30 मृतावस्था में। और वैसे ही समराशि में ये समराशि है। तो समराशियों में क्या है कि जैसे यहाँ से हम यहाँ से शुरू होंगे बाल अवस्था से, तो हम अगर 0 से शुरू होना हो तो हमें मृतावस्था से जाना पड़ेगा। तो जैसे 0 से 6 डिग्री तक मृतावस्था में, 6 डिग्री से 12 डिग्री तक वृद्धावस्था में और 12 से 18 डिग्री तक युवावस्था में, 18 से 24 डिग्री तक कुमारावस्था में
और 24 से 30 डिग्री तक जो है ग्रह वो बाल अवस्था में होता है। तो यह ग्रहों की जो है वो बालादि अवस्थाएं हैं। अब है ग्रहों की जागृत आदि अवस्थाएं कि ग्रह कब जागृत होते हैं, कब स्वप्न में होते हैं और कब सुषुप्त होते हैं। ये भी 3 प्रकार की है। तो देखिए इसमें भी वही है कि विषम राशि और सम राशि। विषम राशि में जो है ग्रह 0 से लेकर के 10 डिग्री तक जागृत अवस्था में माना जाता है। 0 से लेकर के 10 डिग्री तक जो ग्रह है वो जागृत अवस्था में माना जाता है, और 10 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री तक विषम राशि में स्वप्न अवस्था में माना जाता है, और 20 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक ग्रह जो है वो सुषुप्त अवस्था में माना जाता है। तो जो ग्रह जागृत अवस्था में होता है उसका पूर्ण फल होता है, जो स्वप्न अवस्था में होता है उसका मध्यम फल होता है, और जो सुषुप्त अवस्था में होता है उसका फल जो है वो शून्य होता है। और वैसे ही सम राशियों की बात करते हैं तो सम राशि में इसका उल्टा हो जाता है। यहाँ पे 0 से लेकर के 10 डिग्री तक जो है वो ग्रह वो सुषुप्त अवस्था में होता है, और 10 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री तक ग्रह स्वप्न अवस्था में होता है, और 20 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक जो ग्रह होता है वह अपनी जागृत अवस्था में होता है। तो इसमें 20 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक ग्रह जागृत अवस्था में होता है, उसको शुभ माना गया है, और स्वप्न में जो है मध्यम फल होता है, और सुषुप्त अवस्था का ग्रह जो है वो शून्य फल होता है, वो अपना फल कर पाने में समर्थ माना जाता है। तो यह ग्रहों की 3 अवस्थाएं थी, दीप्तादि अवस्था, बालादि अवस्था और जागृत आदि अवस्था। अब बात करते हैं ग्रहों के संबंध की। ग्रहों का संबंध जो है वो 4 प्रकार का माना जाता है। जब भी कोई ग्रह केंद्र त्रिकोण का स्वामी हो और एक दूसरे की राशि में बैठा हो, माना वृश्चिक लगन की कुंडली है और उसमें नवमेष हो जाते हैं चंद्रमा, कर्क राशि आती है, और दशमेश हो जाते हैं सूर्य, सिंह राशि आती है। तो 10वें भाव में सिंह राशि आ गई, 9वें भाव में कर्क राशि आ गई। तो मान लीजिए सूर्य जो है वो 9वें भाव में बैठ जाए चंद्रमा की राशि में, और चंद्रमा जो है 10वें भाव में बैठ जाए सूर्य की राशि में, तो ये संबंध जो है वो योग कारक माना जाता है। ये राजयोग कारक संबंध हो जाता है, और इस संबंध को कुंडली में बहुत अच्छा माना जाता है, और यह योग कारक माना जाता है और शुभ फल प्रदान करता है। और दूसरा संबंध, जब कोई ग्रह एक दूसरे को से दृष्टि संबंध स्थापित करे, मान लीजिए बुध जो है लगन में हो और शुक्र जो हो वो 7वें भाव में हो, और दोनों जो है एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे को दृष्ट कर रहे हैं, और बुध जो हो वो केंद्र का स्वामी हो और शुक्र जो हो वो त्रिकोण का स्वामी हो, तो इस अवस्था में भी यह योग कारक संबंध बनता है, और यह शुभ फल प्रदान करता है, राजयोग कारक संबंध होता है। तीसरा संबंध जो है, मान लीजिए कोई 2 ग्रह जैसे कि चंद्रमा और बृहस्पति, दोनों ग्रह त्रिकोण में बैठे हों, मान लीजिए चंद्रमा और बृहस्पति 9वें भाव में बैठे हों, दोनों की युति हो, और दोनों ग्रह जो है
केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हो, चंद्रमा केंद्र का स्वामी हो। और जैसे मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है तो चंद्रमा मेष लग्न में हो जाते हैं चतुर्थ भाव के स्वामी, वो हो गया केंद्र। और बृहस्पति गुरु हो गए नवम भाव के स्वामी, वो हो गया त्रिकोण। और नवम भाव में धनु राशि आ जाएगी। तो चंद्रमा और बृहस्पति जो है, गुरु जो है, नवम भाव में बैठ गए, तो दोनों का जो है युति संबंध है और दोनों केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं। तो ये तीसरा संबंध हो जाता है, ये भी योग कारक माना जाता है और ये शुभ फल प्रदान करता है, ये राजयोग कारक माना जाता है। और चौथा संबंध, जैसे कि मान लीजिए कि शनि जो है लग्न में बैठे हों और बुध दशम भाव में, शनि जो है बुध को दृष्ट कर रहा हो और बुध जो है शनि को दृष्ट नहीं कर रहा हो, एक ग्रह दृष्ट कर रहा हो, और दोनों ग्रह जो है केंद्र त्रिकोण के स्वामी हो। जैसे कि वृष लग्न की कुंडली मान लीजिए, तो इसमें क्या है कि शनि जो है नवम और दसम भाव का स्वामी है वैसे तो, पर शनि जो है दसम भाव का स्वामी मान लिया, केंद्र का स्वामी है, और दसम भाव में बुध को दृष्ट कर रहा है। और बुध जो है पंचम भाव का स्वामी है, कन्या राशि आती है पंचम भाव। और दोनों का जो है शनि जो है बुध को दृष्ट कर रहा है और दोनों जो है केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं। तो ये चौथा संबंध बन जाता है जो योग कारक होता है और शुभ फल प्रदान करता है, इसे राजयोग कारक माना जाता है। ये चार संबंध जो है जब कुंडली में होते हैं तो राजयोग का निर्माण होता है और ये राजयोग शुभ फल प्रदान करने वाले माने जाते हैं। आगे बात करते हैं ग्रहों की दृष्टियों की। देखिए सभी ग्रह जो है अपने से सातवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। जहां पे जो भी ग्रह बैठा हो वो अपने स्थान से सातवें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। और केवल 3 ग्रहों की विशेष दृष्टियां मानी जाती हैं। जैसे कि मंगल हुए, मंगल अपने स्थान से चौथे स्थान को और अष्टम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। और उसके बाद है देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति जो हैं वो अपने स्थान से पंचम स्थान को और नवम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। और उसके बाद है शनि। शनि जो है अपने स्थान से तीसरे स्थान को, क्योंकि कर्म के कारक है, तो पराक्रम स्थान को और कर्म स्थान को, दसम भाव को, दसम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। केवल इन्हीं 3 ग्रहों को जो है पूर्ण दृष्टियां जो है विशेष दृष्टियां प्राप्त है। बाकी सभी ग्रह जो है सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। कुछ विद्वानों, कुछ आचार्यों का मत है कि वह राहु और केतु को भी गुरु की दृष्टियों मत मानते हैं कि राहु और केतु जो है वो भी गुरु की तरह दृष्टियां देते हैं। जैसे कि राहु और केतु जो है पंचम और नवम भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। कुछ विद्वान इनकी भी जो है विशेष दृष्टियां मानते हैं। तो इस तरह से, और बाकी सभी ग्रह जो है सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। जहां पे बैठेंगे उसे अपने सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। देखिए ग्रहों की दृष्टियां, जैसे कि सभी ग्रह जो हैं सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। केवल इन 3 ग्रहों के पास जो है पूर्ण दृष्टियां हैं। जैसे कि मंगल 4 और 8, गुरु के पास 5 और 9 और शनि के पास 3 और 10। इस तरह से ये ग्रहों की दृष्टियां हुई
और ग्रह जो है अपनी दृष्टियों से प्रभावित करते हैं, उस भाव को प्रभावित करते हैं और अपनी शुभ अशुभ स्थिति के अनुसार फल प्रदान करते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक ही रखते हैं।